नमस्ते बच्चों। आज हम कामायनी की चिंता सर्ग की व्याख्या देखेंगे। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। प्रस्तुत पद्यांश जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी की चिंता सर्ग से अवतरित है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर बर्फ से आच्छादित एक पर्वत शिला की शीतल छाया में एक पुरुष बैठा था। अपार शक्ति और धन वैभव से पूर्ण देव जाति के विनाश को देखकर उसकी आंखों में अश्रु छलक रहे थे। वह दुखी व्यक्ति अश्रुपूरित नेत्रों से देव जाति को नष्ट करने वाली प्रलयंकारी जल प्लावन को देख रहा था। पर्वत शिखर पर बैठा वह व्यक्ति जब नीचे की ओर देखता था तो उसे जहाँ तक दृष्टि जाती थी जल ही जल दिख पड़ता था, और जब ऊपर की ओर देखता था तो उसे केवल बर्फ ही दिखाई पड़ती थी। नीचे जल तरल था क्योंकि वह प्रवाहमान था, और ऊपर बर्फ सघन थी क्योंकि वह जमी हुई थी। उन दोनों पदार्थों में प्रामुख्य एक ही तत्व का था, वह तत्व जल था। जल प्रवाहमान होने के कारण चेतन रूप में था, परंतु बर्फ अपनी स्थिरता के कारण जड़ रूप को प्रस्तुत करती थी। दोनों में सत्ता एक ही थी। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर व्यक्ति को बैठा हुआ प्रस्तुत कर कवि ये बतलाना चाहता है कि जल प्लावन से देव जाति का निवास क्षेत्र जलमग्न हो गया था। इस शिखर के विभिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। एक पुरुष से कवि का अभिप्राय मनुष्य है, जो कि मानव जाति के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं। मनु का नाम स्पष्ट न करके कवि ने कौतूहल की सृष्टि की है। शिला की शीतल छां के कहने से हमारे मन में ये शंका होती है कि उत्तुंग शिखर पर आसीन पुरुष के ऊपर शिला की छाया कहाँ से आ सकती है। तथापि उत्तुंग शिखर से अभिप्राय यह नहीं कि सर्वोच्च चोटी के शीर्ष पर बैठे थे, वरन वह स्थल बहुत उन्नत होते हुए भी चौरस था। उसकी कुछ चोटियाँ उस पुरुष से भी ऊपर निकलती हुई थी। उन्हीं पर्वत श्रेणियों में से किसी एक के नीचे छाया में मनु सारा दृश्य देख रहे थे। इन पंक्तियों में ब्रह्मवाद की अभिव्यंजना हुई है। जड़ हो अथवा चेतन, सभी में एक ही मूल सत्ता विद्यमान है। वह चेतना शक्ति ही जड़ और चेतन पदार्थों के रूप में यहाँ प्रकट होती है। इसे दार्शनिक भाषा में आभासवाद कहते हैं। यहाँ प्रथम पद में वीर छंद है और द्वितीय पद में टाटक छंद है। यह आरंभिक वर्णन बड़ा ही चमत्कारिक है, जो पाठक के मन में कौतूहल की सृष्टि करता है। दूसरा देखिए, हे अभाव की चपल बालिकी, री ललाट की खल लेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप, ओ जल माया की चल रेखा, इस ग्रह कक्षा की हलचल री, तरल गरल की लघु रहरी, जरा अमर जीवन की और न कुछ सुनने वाली बहरी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहा है कि अरे चिंता, तू अभाव की चंचल बालिका है, क्योंकि तेरा जन्म अभाव से होता है। जब मनुष्य के पास किसी वस्तु का अभाव होता है तो वह उसकी प्राप्ति के लिए चिंता करने लगता है। अरे तू मानव के भाग्य की दुष्ट लेखा है अथवा भाल की वक्र रेखा है, क्योंकि तेरे उदित होते ही मनुष्य को अपने दुर्भाग्य की सूचना मिल जाती है, उसके मस्तिष्क पर सिकुड़ने पड़ जाती है। अरे तू किंचित आशापूर्ण दौड़ धूप है, क्योंकि चिंताकुल व्यक्ति अभाव की पूर्ति के लिए कुछ लेकर प्रयास करता है। अरे तू जल के विस्तार से उत्पन्न होने वाली चंचल रेखा है, क्योंकि गतिशील जल में अनेक रेखाएं बनती और बिगड़ती रहती हैं। अथवा तू मृग मरीचिका के जल की मिथ्या चंचल तरंग है, जिसका आभास पाकर मरुभूमि में मनुष्य जल प्राप्त करने की आशा से दौड़ धूप करता है। उसी प्रकार तेरा शिकार होकर मनुष्य स्थिर नहीं बैठता। अरे चिंता, तू ग्रहों के भ्रमण पथ की हलचल है, अर्थात तू पृथ्वी पर ही नहीं उथल पुथल मचाती, अपितु नक्षत्र लोक में भी हलचल मचा देती है। तेरे ही कारण ग्रह रात दिन चक्कर लगाते हैं, वे भी स्थिर नहीं हैं। मनु तो चिंताग्रस्त है, अतः उन्हें पृथ्वी आकाश सर्वत्र चिंता का ही साम्राज्य दिखाई देता है। तो गरल विष की छोटी लहर है। जिस प्रकार विष के प्रभाव से शरीर में पीड़ा की लहरें उठती है, उसी प्रकार चिंता के उदय होते ही मनुष्य के मस्तिष्क में फितूर पैदा हो जाता है। मस्तिष्क स्थिर हो जाता है तो वृद्धावस्था से रहित जीवन ही वृद्धावस्था है। अर्थात तेरे कारण
जवान व्यक्ति भी असमय में वृद्ध जैसा दिख पड़ता है। और अरे चिंता तो किसी के कथन पर ध्यान न देने वाली बहरी है, अर्थात किसी भी व्यक्ति में किसी भी समय तो अपना वास बना लेती है। यहाँ कवि प्रसाद जी ने चिंता की उत्पत्ति, उसका स्वरूप और उसके प्रभाव का सुंदर ढंग से विवेचन किया है। निरंग रूपक, उल्लेख और विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अजर अमर देवों के जीवन में भी जरा का प्रवेश दिखलाया गया है, इसलिए विरोधाभास अलंकार है। धन्यवाद।